हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 10th का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने क्लास 6, 7 और 8 साथ ही साथ क्लास 9 का पूरा ज्योग्राफी हमने कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? ऑप्शन है कृषि प्रसार, वृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। सही आंसर है सी ऑप्शन, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करने से वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास नहीं होता है, जबकि आप देखेंगे कृषि प्रसार, वृहत स्तरीय विकास से परियोजनाएं आती हैं, तीव्र औद्योगिकीकरण किया जाता है, फिर शहरीकरण किया जाता है, तो इससे बड़े पैमाने पर आप देखेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात को ह्रास होता है। तो यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? ऑप्शन है संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीच बचाओ आंदोलन, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। ये गवर्नमेंट या फिर वन विभाग का काम है, जबकि देखेंगे संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीच बचाओ आंदोलन, ये सभी तरीका संरक्षण का जो तरीका है जिसमें समुदायों की सीधे भागीदारी होती है, चाहे संयुक्त वन प्रबंधन हो, चिपको आंदोलन हो, बीच बचाओ आंदोलन हो, ये सभी संरक्षण के जो तरीके हैं वो समुदायों की सीधे भागीदारी के द्वारा होता है, जबकि वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन ये संरक्षण जो है ये समुदायों की सीधी इसमें भागीदारी नहीं होती है। डी ऑप्शन सही है। लेते हैं अगला सवाल। सवाल है, वे जातियाँ जिनकी लुप्त होने का खतरा है कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? दुर्लभ जातियाँ, स्थानीय जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, लुप्त जातियाँ। सही आंसर है सी ऑप्शन, संकटग्रस्त जातियाँ। वे जातियाँ जिनकी लुप्त होने का खतरा है संकटग्रस्त जातियाँ कहलाती हैं। इनके उदाहरण हैं शेर पूंछ वाला बंदर, है ना, गैंडा, भारतीय जंगली गधा, मणिपुरी हिरन, ये सभी देखेंगे कि संकटग्रस्त जाति के उदाहरण हैं। वहीं थोड़ा सा बात करें हम लोग यहाँ पे दुर्लभ जातियों के बारे में, तो याद रखिएगा इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुवेद्य है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती हैं तो ये संकटग्रस्त जातियों के श्रेणी में आ सकती हैं। वही बात करें स्थानीय जातियों के बारे में, तो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां, जैसे कि निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन, इन जातियों के उदाहरण हैं। कह सकते हैं स्थानीय जातियों वे जातियाँ होती हैं जो किसी खास क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ऐसे प्रजातियों को कहते हैं स्थानिक जातियाँ। लुप्त जातियाँ क्या हैं? जो बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख इसमें शामिल हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। बाकी यहाँ पर डिटेल्स लिखी गई, इसे आप पढ़ सकते हैं। लेते हैं सवाल अगला। सवाल है कि लुप्त जाति का उदाहरण है। ऑप्शन है नीली भेड़, डोडो पक्षी, एशियाई हाथी या फिर गैंडा। सही आंसर है यहाँ पर डोडो पक्षी। ठीक है, क्या हो जाएगा? डोडो पक्षी। डोडो पक्षी ये एक लुप्त जाति का उदाहरण है। इसमें और भी ऐड कर सकते हैं एशियाई चीता, जिसे 1952 में भारत सरकार के द्वारा लुप्त घोषित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा एशियाई चीता भी एक लुप्त जाति का उदाहरण है। डायनासोर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक, याद रखिएगा ये जो है ना डोडो पक्षी, ये मॉरिशस द्वीप पर पहले पाया जाता था, जो कि अब लुप्त हो चुका है, अब ये देखने को नहीं मिलता। ठीक है, और एशियाई चीता के बारे में तो बता ही रहे कि 1952 में से भारत सरकार के द्वारा लुप्त घोषित कर दिया गया है। अगला सवाल है, वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के समावेश में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है रक्षित वन, अवर्गीकृत वन, पवित्र वन या फिर आरक्षित वन। सही आंसर है इसका बी ऑप्शन, अवर्गीकृत वन। वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदायों के समावेश में होते हैं उन्हें अवर्गीकृत वन कहते हैं। ठीक है, और ये कह सकते हैं भारत में इनका वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है अवर्गीकृत वन का। ठीक है, चलिए अपनी भाषा में समझाते हैं आपको
ये रक्षित वन क्या है, अवर्गीकृत वन क्या है और आरक्षित वन क्या है। जनरली वन को 3 भागों में बांटा जाता है, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन और आरक्षित वन। अवर्गीकृत वन में क्या होता है कि किसी भी तरीके से वहाँ पर आपको पाबंदी नहीं होता है, आप जाकर के जंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, चारागाह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जलावन की लकड़ी ला सकते हैं, ठीक है, आप किसी भी तरह की एक्टिविटी वहाँ जाके कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया अवर्गीकृत वन में। वहीं बात करें रक्षित वन के बारे में, तो ये ऐसे वन होते हैं जहाँ पर किसी भी मानव क्रियाकलाप करने की मनाही होती है, कोई भी आप वहाँ पे क्रियाकलाप एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। पूरी तरीके से क्या होते हैं, ब्लॉक क्षेत्र होते हैं। आरक्षित वन के बारे में बात करें तो ये ऐसे वन होते हैं जहाँ पर जंगल को या वन को बिना नुकसान पहुँचाए वहाँ पर आप वहाँ पर गतिविधि कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं, जलावन की लकड़ी ला सकते हैं, चारागाह का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है जंगल को नुकसान पहुँचाए बिना। ऐसे वनों को क्या कहा जाता है, आरक्षित वन। ये हमारी भाषा में है, बाकी किताब की भाषा में यहाँ पे लिखी गई है, इसे आप लोग को PDF में पढ़नी है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र हैं। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और बिहार। सही आंसर है इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी द क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन है गुलाबी सिर वाली बतख, मोर, पर्वतीय बटेर, जंगली चींटीदार उल्लू। सही आंसर होगा मोर। मोर यहाँ पर देखेंगे कि द क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता, जबकि गुलाबी सिर वाली बतख, पर्वतीय बटेर और जंगली चींटीदार उल्लू ये सभी क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है। अगला सवाल है निम्न में से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है पौधे, केचुआ, मनुष्य और एलियन। सही आंसर है मनुष्य। बाकी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप देखेंगे दिए गए ऑप्शन में से मनुष्य है। मनुष्य के लिए जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। लेते हैं अगला सवाल। सवाल है कि काला हिरन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों का है। ऑप्शन है विलुप्त प्रजाति, दुर्लभ प्रजाति, स्थानिक प्रजाति या फिर संकटग्रस्त प्रजाति। सही आंसर है संकटग्रस्त प्रजाति। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेरपूंछ वाला बंदर, संगाई, घड़ियाल, सोन चिड़िया व सफ़ेद तेंदुआ संकटग्रस्त प्रकार की जातियाँ हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारण कौन सी एजेंसी करती हैं। सवाल है विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारण कौन सी एजेंसी करती हैं। ऑप्शन है राज्य के वन विभाग, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन अर्थात IUCN और भारत का वन सर्वेक्षण, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन अर्थात IUCN। ठीक है, आइए थोड़ा सा जानकारी लेते हैं IUCN के बारे में। ध्यान दीजिएगा। विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारण IUCN एजेंसी करता है। IUCN अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है, जो कि जेनेवा के पास स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखनी है IUCN का मुख्यालय पूछा जा सकता है, जो कि स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है, जो कि जेनेवा के पास में स्थित है ये। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल रहेगा 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है। ऑप्शन है तेंदुआ, गंगा नदी का डॉल्फिन, काला हिरन या फिर एशियाई चीता। सही आंसर है एशियाई चीता, जो कि देखेंगे इसकी जो स्पीड थी 111 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी सवाल पूछा गया है कि जो विलुप्त हो चुकी है एशियाई चीता की गति कितनी थी, तो 112 कितना 112 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड थी, गति थी। सोचिए ज़रा, किलोमीटर पर आवर की गति से ही इसकी चाल थी। किसका, एशियाई चीता का, जो विलुप्त हो चुका है। भारत सरकार 1952 से लुप्त घोषित कर चुका है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है निम्न में से कौन भारत के वनों और वन्य जीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है। ऑप्शन है विश्व वन जीव फाउंडेशन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, वन विभाग या फिर गैर सरकारी संगठन NGO। सही आंसर है वन विभाग। सी ऑप्शन सही है। सवाल पूछा गया था कि कौन भारत के वनों और वन्य जीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है, तो ये है वन विभाग।
सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू किया गया था? ऑप्शन है 51, 73, 93 या फिर 2009। सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 1973। याद रखनी है, बाघ परियोजना 1973 में शुरू किया गया था। डिटेल्स यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, है ना। ये एनसीईआरटी का ही कटिंग है, एनसीईआरटी बुक का कटिंग है ये। वन्य जीव संरचना में बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घट करके मात्र 1827 रह गई है। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों को सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। चूँकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों का आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर हैं। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। कब हुई थी? 1973 हुई थी। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसके अलावा और भी इसमें कुछ कंटेंट दिए गए थे, ठीक है, जिसके आगे मैं पढ़ दे रहा हूँ। इसका आगे जो पॉइंट, महत्वपूर्ण जो पॉइंट दी गई थी, उसमें ये लिखा गया था कि इसका उद्देश्य था बहुत बड़े आकार और जैव जाति को भी बचाना था। इसका उद्देश्य सिर्फ यही नहीं था, इसका उद्देश्य और भी क्या था? इसका उद्देश्य था बड़े आकार और जैव जाति को बचाना। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के कुछ उदाहरण हैं। ये भी आपको याद रखनी है, यही लाइन आगे लिखी गई थी, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। आपको मेनली यहाँ पर क्या याद रखना है? 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत अब बहुत सारे उद्यानों को स्थापित किया गया था, संरक्षित किया गया था, जैसे कि उत्तराखंड का कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान था, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान था, राजस्थान का सरिस्का वन्यजीव पशु विहार था, असम में मानस बाघ रिजर्व था और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व था। ये सभी देखें, जितने भी रिजर्व बताए अभी हम, वो सभी भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण थे, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल है, निम्न में से किस वन क्षेत्र में अधिकतर अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है? बताना है कि किस वन क्षेत्र में अधिकतर अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, गुजरात, सभी पूर्वोत्तर राज्य, बी, सी दोनों। सही आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन, बी और सी दोनों। गुजरात और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे कि वहाँ पे वन क्षेत्र अधिकतर अवर्गीकृत वन है और स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। कहाँ? गुजरात में और सभी पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है, जो सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। चलिए लेते हैं अगला सवाल है, हिमालयन याऊ क्या है? एक प्रकार का हिरण, एक प्रकार का औषधीय पौधा है या फिर पक्षी की प्रजाति है या फिर हिमालय में उगाए जाने वाली खाद्य फसल है? सही आंसर है यहाँ पे एक औषधीय पौधा है हिमालयन याऊ, याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। हिमालयन याऊ, जिसे टेक्सास वॉलिसियाना भी कहा जाता है, एक सदाबहार वृक्ष है जो कि हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। यह एक औषधीय पौधा है जिसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, 1961 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था? ऑप्शन है कीड़े, मछलियाँ, पौधे या फिर सरीसृप। सही आंसर है यहाँ पर पौधे, याद रखिएगा। 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार पौधे प्रजाति को शामिल किया गया था, ठीक है। शायद 5 या 6 प्रकार के पौधे थे जो शामिल किया गया था, हाँ 6 प्रकार की हैं, ठीक है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियाँ, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधे की भी 6 जातियाँ पहली बार इस सूची में रखी गई थी, वही सवाल पूछा गया था, तो 6 यहाँ पे जातियाँ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय जाति का उदाहरण है? ऑप्शन है एशियाई हाथी, निकोबारी कबूतर, हॉर्नबिल, एशियाई चीता। पहले ही हम बता चुके हैं कि कौन कौन से स्थानीय जाति के उदाहरण हैं, तो दिए गए ऑप्शन में इसका
सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होने वाला है, निकोबारी कबूतर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया गया है स्थानीय जाति के बारे में, चाहे तो इसे आप लोग PDF अच्छे से पढ़िएगा। स्थानिक जाति का अर्थ है वह जाति जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं और अन्यत्र नहीं पाई जाती, अर्थात कहीं और नहीं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। निकोबारी कबूतर स्थानीय जाति का उदाहरण है। निकोबारी कबूतर यह केवल निकोबार द्वीप समूह में ही पाया जाता है। एशियाई शेर यह केवल भारत के गिर जंगल में पाया जाता है। नीलगिरी तहर यह नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है। इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण से हमने यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, आप जितना चाहें अधिक से अधिक पढ़ाई कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए बाकी से आगे निकलना है तो अब मेहनत आपको करना ही होगा। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मानवाधिकार, राजनीतिक अधिकार, कृषि विस्तार या फिर वन संरक्षण। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। सही उत्तर है वन संरक्षण, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चिपको आंदोलन का उद्देश्य था वन को संरक्षण करना। ठीक है, बात करें यह आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये 1970 में शुरू हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल। सही आंसर है यहाँ पर राजस्थान। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान राज्य में स्थित है। सही आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सारा डिटेल्स। इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना था। जो वहाँ पे छूटा हुआ था ना, उसका कटिंग इसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अपितु करके लिखा हुआ था ना, तो उसी के आगे यहाँ पर ये कटिंग है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार। इसी बारे में पूछा गया है कि ये सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये राजस्थान में है। असम में मानस बाघ रिजर्व याद रखनी है, केरल में पेरियार याद रखना है, और भारत में ये सभी क्या है? बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत में वनस्पतियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ऑप्शन है 81,000, 47,000, 15,000 या फिर 41,000। सही आंसर है 47,000, बी ऑप्शन सही है। भारत में 47,000 प्रकार की प्रजाति वनस्पतियों की प्रजाति पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में वनस्पतियों की 47,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात या फिर मेघालय। सही आंसर है ए ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, बीज बचाओ आंदोलन क्या था? रासायनिक खादों से अधिक उत्पादन, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, हरित क्रांति या फिर पेड़ों को उगाना। क्या था बीज बचाओ आंदोलन, ये आपको बतानी है। सही आंसर है बी ऑप्शन यहाँ पर। टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन करना ही बीज बचाओ आंदोलन का उद्देश्य था, याद रखनी है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पर इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? विजय जड़धारी। ठीक है, विजय जड़धारी बीज बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे और ये आंदोलन 1980 के दशक में शुरू किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य था पारंपरिक बीजों का संरक्षण करना, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं? ऑप्शन है इमली और आम और नीम, पीपल और केला, शीशम और कीकर। बताना है उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं? सही आंसर है इमली और आम, ए ऑप्शन सही है। याद रखिएगा, उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम की पूजा करते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी। इसका क्या उद्देश्य है? खेती करना, वृक्षारोपण करना, शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीव को बचाना या फिर बांध बनाना। सही आंसर है सी ऑप्शन, शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीवन को बचाना। ये जो था ना भैरव देवी डाकव सेंचुरी घोषित करना, इसका उद्देश्य क्या था? शिकार पर रोक लगाना और बाहरी लोगों की जो घुसपैठ हो रही थी उससे क्या करना है? वन्य जीवों को बचाना है।
जो बाहरी घुसपैठ लोग थे उनसे वन्य जीवों को बचाना और शिकार पर रोक लगाना, ये मुख्य उद्देश्य था भैरव देव डाकची सेंचुरी घोषित करने का उद्देश्य थे। ठीक है, ये जो देखेंगे कि इसमें 1200 हेक्टेयर वन भूमि को क्या किया गया था, भैरव देव डाकौ सेंचुरी घोषित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का इसमें अपना नियम कानून बना के रखे हैं और बाहरी जो लोग हैं है ना, उनके घुसपैठ से यहाँ के वन जीव को बचा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं? पहले ही बता चुके हैं 112 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ऑप्शन सही है। अगला सवाल है भारत में 1951 और 1980 के बीच में कितने वर्ग किलोमीटर को वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है? सवाल है भारत में 1951 और 1980 के बीच में कितने वर्ग किलोमीटर को वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है? अर्थात पहले वन क्षेत्र में था, इसे अब बदल दिया गया है, किसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है? कृषि भूमि में। पहले मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ एरिया रहा होगा 26,000 या 26,200 या 28,000 या 26,300 वर्ग किलोमीटर। इस वन क्षेत्र को हम क्या कर दिए हैं, अब यहाँ पे हम कृषि कर रहे हैं। तो कितना परिवर्तित किया गया है 1951 और 80 के बीच में, ये आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, याद रखिएगा 26,200 वर्ग किलोमीटर कितना है? बी ऑप्शन सही है, 26,200 वर्ग किलोमीटर। भारत में 1951 और 1980 के बीच में 26,200 वर्ग किलोमीटर को वन क्षेत्र जो है ना, इसे कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है। बी ऑप्शन सही है यहाँ पर, शायद ये किसी एग्जाम में पूछा भी गया था। अगला सवाल है कि 1952 में नदी घाटी परियोजना के कारण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों को साफ करना पड़ा था? याद रखना है, सवाल क्या है, 1952 में नदी घाटी परियोजना के कारण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों को साफ करना पड़ा? 4,000, 3,000, 5,000 या फिर 2,000 वर्ग किलोमीटर? तो याद रखिएगा 5,000 वर्ग किलोमीटर इसका सही आंसर है। सी ऑप्शन सही है। 1952 में जब नदी घाटी परियोजना आई थी उसके कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र था उसे साफ किया गया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि भारत में जैव उपजातियों की कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती है? भारत में जैव उपजातियों की कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती है? 10%, 12%, 8% या फिर 5%? सही आंसर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8%। भारत में जैव उपजातियों की 8% संख्या पाई जाती है। सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है? ऑप्शन है चीता, बिल्ली, चीता और बिल्ली दोनों, इनमें से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, सही आंसर हो जाएगा चीता। ठीक है, कहीं कहीं आंसर ये दिया रहता है चीता और बिल्ली दोनों। आपका क्या राय है इस पर कमेंट करके बताइएगा, क्या इसका आंसर ए है या फिर सी है? मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए होना चाहिए, बट कहीं कहीं दे रखा होता है चीता और बिल्ली दोनों। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आपके हिसाब से क्या है? दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है? चीता है, बिल्ली या फिर दोनों है? मेरे अकॉर्डिंग चीता है। अधिकांश हम देखते हैं कहीं कहीं किताबों में ये लिखा हुआ रहता है चीता और बिल्ली दोनों। ठीक है, आपका क्या राय है इस पर कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल है सामान्य जातियों से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जिनकी लुप्त होने का खतरा बना हुआ है, ये भी दोनों या फिर में से कोई नहीं। आसान सा ऑप्शन है, सही आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन। सामान्य जातियाँ कौन सी होती हैं? जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं, ये ऑप्शन सही है। अगला सवाल है एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख किन उपजातियों में शामिल है? सामान्य जातियों में, संकटग्रस्त जातियों में, स्थानीय जातियों में या फिर लुप्त जातियों में? पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख है ना, डोडो पक्षी जो था है ना, डायनासोर, ये सभी क्या है? लुप्त जातियों के उदाहरण है। डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि दक्षिण भारत में प्राकृतिक वनों की संख्या धीरे धीरे समाप्त किस कारण से हुई है? दक्षिण भारत में प्राकृतिक वनों की संख्या धीरे धीरे समाप्त किस कारण से हुई है? ऑप्शन है सागवन एकल रोपण, संवर्धन वृक्षारोपण, एकल वृक्षारोपण या फिर में से कोई नहीं। सही आंसर है सागवन एकल रोपण। सागवन एकल रोपण की वजह से आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में प्राकृतिक वनों की संख्या धीरे धीरे समाप्त हुई है। एक्चुअली में यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं कि सागवन ही सिर्फ लगा रहे हैं और बाकी जो पेड़ पौधे उसको धीरे धीरे हटा रहे हैं, है ना। जिसकी वजह से यहाँ पर देखेंगे कि दक्षिण भारत में प्राकृतिक वनों की संख्या धीरे धीरे समाप्त हो रही है। सागवन वहाँ पर कह सकते हैं कि इनका एक मुख्य पौधा मान चुके हैं लोग और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको लगा रहे हैं।
चलिए अगला सवाल है, औषधीय पौधे कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दोनों होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए बी दोनों। औषधीय पौधे हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश इन दोनों जगहों पे पाया जाता है। सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, टक्सोल टक्सोल नामक रसायन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है कैंसर, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू। सही आंसर है कैंसर। टक्सोल नामक रसायन कैंसर बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखनी है, ये ऑप्शन सही है यहाँ। अगला सवाल है, शांत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियों द्वारा किस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं? ऑप्शन है बांस के पौधे, धान के पौधे, जौ के पौधे या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पे बांस के पौधे, याद रखिएगा। शांत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियों के द्वारा बांस के पौधे लगाए जाते हैं, ये ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि पर्यावरण विनाश के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? ऑप्शन है संसाधनों का समान बंटवारा, असमान उपयोग, रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता या इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर इसका डी ऑप्शन, इनमें से सभी। पर्यावरण विनाश के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? संसाधनों का असमान बंटवारा भी है, असमान उपयोग, रख रखाव की जिम्मेदारियों में असमानता, ये सभी देखेंगे कि पर्यावरण विनाश के मुख्य कारण हैं। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, मैंग्रोव क्षेत्र कितने प्रतिशत लुप्त हो चुका है? ऑप्शन दे रखा है 30%, 25%, 40% या फिर 10%। तो याद रखिएगा सही आंसर है इसका सी ऑप्शन 40%। मैंग्रोव क्षेत्र 40% तक लुप्त हो चुका है, सी ऑप्शन सही है। अब देख सकते हैं यहाँ पे इस कटिंग में, ये जो कटिंग है एनसीईआरटी बुक का, उसमें साफ लिखा है कि आप जानते हैं कि भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं, 1/3 जलमग्न भूमि या फिर वेटलैंड सूख चुकी हैं और 70% धरातलीय जल क्षेत्र प्रदूषित हैं। वहीं 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधे की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्यजीव जातियाँ लुप्त होने के कगार पर पहुँच गई हैं। तो आपको ये डेटा याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, टक्सोल नामक रसायन पेड़ों के किस भाग से प्राप्त होता है? पेड़ों की छाल से, पत्तियों से, टहनियों से या फिर सभी से? सही आंसर है टक्सोल नामक जो रसायन है ना, पेड़ों की छाल, पत्तियां और टहनियाँ इन सभी से प्राप्त किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है, धरातलीय जल क्षेत्र कितने प्रतिशत प्रदूषित है? 50%, 40%, 70% या फिर 90%? जैसा कि ऊपर के हम लोग कटिंग में देखे, वहाँ पे ऑप्शन दे रखा था, डिटेल्स दे रखा था 70%। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, सरिस्का राजस्थान, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है ना। मानस कहाँ पर है? असम में है, पेरियार ये केरल में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, सरिस्का राजस्थान में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। इसकी चर्चा पहले भी हम लोग कर चुके हैं। अगला सवाल है, एक सींग वाला गैंडा भारत के किस राज्य में मिलते हैं? ऑप्शन है केरल, उत्तराखंड, असम या फिर पश्चिम बंगाल। सही आंसर है इसका असम। एक सींग वाला गैंडा भारत के असम राज्य में मिलते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। असम तथा पश्चिम बंगाल के उष्ण व आर्द्र दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है ये। असम में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडे का प्राकृतिक आवास है, ये भी आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक जातियों का उदाहरण है? ऑप्शन है निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल की मिथुन, इनमें से सभी। याद रखिएगा सभी स्थानिक जातियों के उदाहरण है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ जातियों के उदाहरण है? ऑप्शन है हिमालय का बड़ा रीछ, एशियाई जंगली भैंसा, हॉर्नबिल, इनमें से सभी। याद रखिएगा हिमालय का बड़ा रीछ, एशियाई जंगली भैंसा, हॉर्नबिल, ये सभी देखेंगे कि दुर्लभ जातियों के उदाहरण हैं, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन था, शायद क्वेश्चन नंबर 22 या 23 में था, थोड़ा सा मैं बताना भूल गए, क्वेश्चन नंबर 22 या फिर 23 कुछ ऐसा ही था।
हाँ ये उड़ीसा और बिहार के जनजातियाँ शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो इमली और आम, ये बिल्कुल सही है, यहाँ गलत नहीं है। यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि छोटा नागपुर क्षेत्र जो कि झारखंड में है, तो छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल याद रखिएगा, मुंडा और संथाल है ना, जो कि बीपीएससी टीआरएफ सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो मुंडा और संथाल जनजातियाँ जो है ना, इनके द्वारा महुआ और कदम की पूजा की जाती है। महुआ और कदम याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखना है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। चलिए और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए तो उसको देख लेते हैं। फोर्टी 43 तक हो गया था। चलिए एक और बचा हुआ है, मिलान करें, इसका कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, इधर दे रखा है जानवर या पौधे अस्तित्व वर्ग, इसके कौन से अस्तित्व वर्ग में रखा जाएगा, ये यहाँ पे आपको मिलान करनी है। तो क्या करें, इसे इसका आंसर बता दें या फिर आप लोग होमवर्क में कर लेंगे? जैसा कहेंगे वैसा वो करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग इसका आंसर बता ही देते हैं, हम लोग पता है आप लोग करेंगे नहीं, है ना। तो काला हिरन सबसे पहले देखते हैं। तो ये काला हिरन यहाँ पे संकटग्रस्त में रखा जाएगा। ठीक है, एशियाई बात करें हम लोग, एशियाई हाथी के बारे में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुवेद्य है ये। ठीक है, ये सुवेद्य हो जाएगा। अंडमान जंगली सुअर, इस बारे में पहले बता चुके हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, स्थानिक है। ठीक है, ये स्थानिक हो जाएगा। हिमालयन भूरा भालू, है ना, इसके बारे में हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा दुर्लभ हो जाएगा। जबकि गुलाबी सिर वाला जो बतख है ये विलुप्त हो चुका है, आपको याद रखनी है। तो ये हो गया इसका मिलान। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 44 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।